स्वागत आप तमाम बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह जिस तरीके से हम लोग लगातार 20 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, आज फिर आपके सामने 20 प्रश्न लाए हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए टिल लास्ट तक। तो निश्चित रूप से जैसे आपने पिछले वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा होगा, आज फिर आपको सीखने का मिलेगा और साथ ही साथ अभ्यास भी करने का बेहतर मौका मिलेगा। चलिए, तो कोशिश यही करिएगा कि पहले आप सवाल को खुद से पहले बनाइए और जब ना बने तब हमारे वीडियो को देखिए, तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है, और ये आपका एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है बच्चों। बनाने की कोशिश करिए और देखिए सवाल कैसा है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। आइए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मैं मान लेता हूं कि CP हमारा कितना है, 100 है। तो आप बताओ अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो 25% बढ़ा के रखा, मतलब 125 कर दिया, राइट। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कुछ % का डिस्काउंट दिया और वही डिस्काउंट आपसे पूछ रहा, बताओ कितने का दिया गया है। और जब डिस्काउंट दिया तो क्या हुआ, कहता है वो 8% की हानि उठाता है। तो 8% हानि उठाने का क्या मतलब हुआ, खरीदा तो 100 में है, 8% हानि का मतलब हुआ उसने बेच दिया होगा कितने में, 92 में, राइट। 8% हानि उठाने का मतलब हुआ वो कितने में बेचा होगा, 92 में बेचा। तो आप बताओ, वो कह रहा है कि बताओ उस पर कितने % का डिस्काउंट दिया। MP यानी मार्क प्राइस आपका कितना, 125, और 125 दाम करने के बाद यदि 92 में बेचा तो जरा देखो तो बच्चों डिस्काउंट कितने का मिला। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, हमें लग रहा है 33 का मिल रहा है क्या बच्चों, 33 का डिस्काउंट मिला। किस पर, अंकित मूल्य पर। तो जिस पर डिस्काउंट उसी से तुलना करना है और गुणा 100 कर लीजिए। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 26.4 है क्या। आंसर कौन सा होना चाहिए, सी। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को निश्चित रूप से बच्चों समझ पाए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी आप पहले खुद से कोशिश करेंगे बनाने का, और जब ना बने तब जरूर आप सॉल्यूशन को देखिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने % कम है। वाह, बढ़िया सवाल। प्रतिशत का बनाने की कोशिश करिए और देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्राई योर बेस्ट। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने % कम है। वाह, मान लेते हैं ए की आय ए और बी की आय बी। ए यदि 60% खर्चा कर दिया तो बच्चों बचाया होगा कितना, 40%। यस। बी का इनकम हम बी मान लेते हैं, तो बी अपनी आय का 75 खर्चा किया तो बचाया होगा 25% ना, 25%, राइट। ये ए का बचत और ये बी का बचत, और दोनों के बचत में एक और रिलेशन दे रखा है, कहता है यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% ज़्यादा है, यानी ये जो बचत है वो इससे 20% ज़्यादा है। 20% इसमें वृद्धि यदि हम कर दें, यानी 6/5, 20% वृद्धि करने का मतलब 6/5, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और यहाँ कटा लेते हैं 5 8 40, 5 25, और ये 5 से 5 भी कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी यहाँ से यदि मैं ए और बी का रेशियो पता करूँ तो मुझे मिल गया 3:4। और हमें ए और बी के इनकम का रेशियो ही तो पता करना था। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, और आपसे लास्ट में पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितने % कम है। रेशियो में कितना कम, एक तुलना किससे, 4 से गुणा 100 कर लीजिए, यानी 25% आपका आंसर आ जाएगा, 25%, राइट बच्चों, सही है, क्लियर है, नो डाउट। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या है? सबसे पहले तो एक चीज बच्चों, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नंबर सिस्टम। पहले एक बात आप लोग भी बताइएगा कि किसी संख्या में जब किसी नंबर से भाग दिया जाए, जैसे सपोज करिए कोई नंबर x, कोई नंबर x, और x में मैं भाग लगा देता हूं किससे? y से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर y से हमेशा छोटा ही होगा। रिमाइंडर क्या होगा? भाजक से हमेशा छोटा होता है। आइए, जब किसी धन पूर्णांक d से, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है। शेषफल क्या आता है बच्चों? 15 आता है। और जब उसी संख्या के 10 गुने को d से फिर भाग दिया तो कहा शेषफल 6 मिलता है। d का न्यूनतम मान क्या है? मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है उसका वैल्यू पूछ रहा है। आप बताइए, मुझे यहां लग रहा है कि d का मान जो है, यहां से पता चल रहा है कि d का मान निश्चित रूप से क्या होगा? वो 15 से ज़्यादा होगा। 15 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम होगा, मतलब भाजक शेषफल से हमेशा ज़्यादा हो। ये तो तय है। यानी पहला डाटा से पता चल गया कि d ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 15 से। और उसी के 10 गुने में जब d से भाग लगाया, d से ही भाग लगाया, तो इस बार शेषफल क्या मिल गया? 6। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि d का मान क्या होना चाहिए? 6 से ज़्यादा। यदि शेषफल 6 आया है तो सेकंड केस में d का मान क्या होना चाहिए? 6 से ज़्यादा। ये कहता है d का मान 6 से ज़्यादा और ये कह रहा है 15 से ज़्यादा, यानी d 15 से ज़्यादा हर हाल में होना चाहिए, राइट? 6 से, तो इसमें से कौन सा वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे? 15 से ज़्यादा, क्योंकि 15 से ज़्यादा मतलब 6 से ज़्यादा हो रहा है। हर हाल में दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो 15 से ज़्यादा वाला यदि हम सोचें, इसका मतलब ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। डी का मान, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ऑप्शन से सारा लेंगे थोड़ा लास्ट में। अब 15 से ज़्यादा 16 और 18 किसी एक को चेक करेंगे, सेटिस्फाई हो गया दैट इज़ गुड, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर। हम 16 लेके चलते हैं, देखते हैं डी का मान यदि 16 होगा तो क्या होगा। जब 16 से भाग लगाई किसी नंबर में तो शेषफल 15 आया। शेषफल कितना आया? 15 आया। तो इसका मतलब है कि वो संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी संख्या की यदि हम बात करें तो 16 + 15 दैट इज 31। वो नंबर क्या हो सकता है? 31, राइट। 16 से भाग दिया और शेषफल 15 आया, ऐसी सबसे छोटी संख्या 16 + 15 हो सकता है कि नहीं? हो तो बहुत संख्या हो सकता है, लेकिन कोई भी एक नंबर आप सबसे छोटी नंबर डिसाइड करिए ना, नो प्रॉब्लम। तो हमारा क्या हो गया? 31 हो गया। अब इसका 10 गुना में भाग लगाना है, यानी 310 में 16 से भाग लगाते हैं और देखते हैं यदि हमारा शेषफल 6 आ गया, इसका मतलब डाटा मेरा सही है। तो 16 से एक ही बार में कटेगा बच्चों, एक ही बार में ना। 15 150, 16 144, शेषफल कितना मिल गया? 6 मिल गया। यानी पूरा डाटा संतुष्ट कर गया। इसका मतलब यहाँ से समझ गए कि हमारा डी का मान क्या होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? नो। तो आई थिंक अच्छा सवाल है, नो डाउट सोचने के लिए दिया गया है, और एसएससी सोचने के लिए ही थोड़ा बहुत देता है। आइए इस सवाल को देखिए, ये आपका अलजेब्रा का सवाल है। कहता है x4 + x² y² + y4 = 273 और दिस = 13, तो xy का मान क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ गौर करो, क्या मैं उस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x² + y² का होल स्क्वायर? तो आप कहेंगे नहीं लिख सकते। तब लिख सकते थे जब यहाँ 2 होता, लेकिन 2 तो है नहीं। और जैसे ही हमने ये लिखा, इसका मतलब आपने 2x² y² कर दिया, लेकिन वहाँ तो था x² y²। तो क्या यदि मैं x² y² घटा दूँ तो क्या दिक्कत है? उसी के बराबर हो गया फिर से, कोई प्रॉब्लम? और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 273 के बराबर, राइट। ये समझिए a² और इसको xy का होल स्क्वायर समझिए। ये क्या है? xy का होल स्क्वायर।
यानी कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये किसके बराबर 273 के बराबर बच्चों। ओके, इसमें से किसी एक का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है कितना 13, यानी इसका वैल्यू कितना है 13। 13 से इसमें भाग कटा दीजिए, 13 दूनी 26, 13 कहीं 13, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स वाई है, हाँ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू आपको क्या मिल गया 21, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का भी वैल्यू दे रखा है कितना 13, और यदि ये दोनों डाटा पता चल गया तो हम एक्स वाई तो निकाल ही लेंगे। दोनों को घटा देते हैं, जैसे ही घटाएंगे दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं बच्चों बताओ, कैंसिल हो गया। तो एक्स वाई और एक्स वाई मिलके कितना हो गया 2xy, और इधर क्या हुआ 21 और 13 में घटाइए कितना 8, 2 चौके 8, x इंटू वाई का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। अलजेब्रा का क्वेश्चन, नो डाउट। क्या कोई प्रॉब्लम क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, यदि आप गौर से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। अगला 5वां क्वेश्चन को गौर से देखो। कहता है यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ट्रिगो का सवाल है और ट्राई योर बेस्ट। आइए, सबसे पहले देखो बच्चों, मैं चाहूंगा कि एंगल एस्टिमेट करके बनाऊं। मैं चाहूंगा कि एंगल को क्या करूं, एस्टिमेट करूं। बच्चों एंगल के बारे में कह रहा है कि एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब ना 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं, 2 एंगल तो ऐसे ही छट गया। और जब कभी हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो 0 से 90 तक ही चलते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 30, 45 और 60, 30, 45 और 60। लेकिन जब आप 45 डिग्री की बात करते हैं, 10 45 डिग्री की बात, यानी थीटा 45 यदि सोचते हैं, तो आप बताइए 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, और 10 90 जानते हैं क्या होता है, अपरिभाषित होता है, होता ही नहीं। 10 90 जानते हैं ना, अपरिभाषित, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब अनडिफाइन तो आपको ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ से पता चल गया कि हम 45 डिग्री भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 45 लेने का मतलब हुआ कुछ फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है। अनडिफाइन हो नहीं सकता है, डिफाइन करना है उसको। 45 की भी कहानी खत्म। तब एक बार 30 को चेक कर लेते हैं, यदि डाटा सेटिस्फाई किया गुड, नहीं किया तो भी वेरी गुड, क्योंकि नहीं किया तो 60, बचा 2 ही ना। 30 पे चेक करूंगा, यदि ये वेरीफाई हो गया तो 30, नहीं हुआ तो 60 होना ही है। चेक करते हैं 30 पर, आइए और फटाफट चेक करते हैं। 11 साइन 30 का मान बताओ बच्चों 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 माइनस, और कॉस 30 होगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 प्लस 4 गुणा साइन थीटा 1/2 माइनस 4, ये 2 दूनी 4, और 11 में से 3 गया 8, 8/4 यानी 2, 2 2 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0। क्या आपको दिखाई पड़ा कि वो 0 हो चुका है? बिल्कुल। आप आराम से वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट बोल दिए, आप आराम से देखिए ये 0 हो चुका है, राइट। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि थीटा कितना है 30 डिग्री है। आइए 30 दूनी 60, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और 30 कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 60 का मान 1/√3, और जस्ट उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन, तो वैल्यू भी उलट देते हैं। 1/2 का उल्टा 2 और 1/√3 का उल्टा √3। कहानी खत्म। इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं उत्तर कौन सा आता है। जब इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ आ जाएगा √3 + 2, और ये 2 - √3 इसी के साथ गुणा हो जाएगा, 2 - √3 इसी के साथ गुणा होने वाला है। अभी भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। थोड़ा इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब परिमेयकरण करना, यानी 2 + √3/2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। और ऐसा करते ही आपको क्या मिला जरा गौर से देखिएगा, और फास्ट करना है बच्चों। यहाँ भी 2 + √3, 2 + √3 इसका स्क्वायर हो गया, यानी a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3, ये हो गया 7 + 2 दूनी 4 √3, ऊपर ये हुआ, और नीचे गौर फरमाइएगा
ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1 हो गया, नीचे बचा सिर्फ 2√3। नीचे क्या बचा? अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, अभी भी कर देते हैं, फिर √3 से कर देते हैं। नीचे कहीं भी रूट नहीं आ रहा है हर में, तो √3 से मल्टीप्लाई जरा करके देखो क्या आता है √3 से। तो √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो नीचे 6 आ गया, आया कि नहीं? और ऊपर जैसे ही गुणा कर रहे हैं तो आपको देखिए 7 √3 प्लस 4 तो 12 दिख रहा है, बड़े 6। क्या ये ऑप्शन नजर आ रहा है? कौन सा बच्चों? ए नंबर, 7 √3 प्लस 12/6। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, नो डाउट, है ना? तो यही है आपका क्वेश्चन। और एसएससी नो डाउट बच्चों अच्छा प्रश्न तो पूछता ही है कि नहीं, और अच्छे प्रश्न को ही बनाएंगे तभी तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाद में ये सब क्वेश्चन को देख के तो मैक्सिमम बच्चा बेहोशी की ओर चला जाता है बिना एनेस्थेसिया के। अगला क्वेश्चन देखो, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% क्या है लाभ एवं हानि का सवाल है और बनाने की कोशिश करो। इतने रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की क्या हुई? हानि होगी। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? बना गुड। आइए सबसे पहले रुपया से मैं इस सवाल को यदि बनाने की कोशिश करूं, 2160 रुपये में 48 वस्तुएं जब बेच दिया तो उसको क्या हुआ? 10% हानि हुआ। 2160 में बेचने से 10% का हानि हुआ, खरीदा होगा कितने में? होल वैल्यू को उल्टा, यानी 10% हानि 9/10 उल्टा गुणा 10/9, राइट बच्चों? इतने में खरीदा। अब उसे हर हाल में लाभ चाहिए कितना? 12%। तो 12% लाभ का होल वैल्यू की बात करोगे तो 12/100 4 × 12 25, 3/25 लाभ में 28/25 यानी होल वैल्यू 28/25। सीधा गुना करना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को जाना हो तो सीधा गुना करना है। इसका मतलब हम समझ गए कि 48 वस्तु को जब आप इतने में बेच देंगे तो आपको लाभ हो जाएगा 12%। आपसे पूछ रहा है 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। चलिए इतना में कितना वस्तु बेच दिया हम लोग? 48 वस्तु। यहां से कुछ कट रहा है बच्चों, कटा सकते हो, 9 से कटाएंगे? 9 दूनी 18, 9 चौके 36, कट तो गया। 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से ये भी कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 8 40, 48 दूनी 96, 96 गुना 28 बराबर कितना दिख रहा है? 48। यानी इतने रुपये में 48 वस्तुएं बेच दिए तो 12% का लाभ हुआ। करा इतना रुपये में कितने? एक नियम लगा देते हैं, एक नियम लगा देते हैं। तो इतना रुपया में कितना? तो बच्चों इसी के साथ 2016 गुना होगा कि नहीं, और ये डिवाइड हो जाएगा कितना? 96 गुना 28 होगा या नहीं बताओ? इतने रुपये में कितना? इतना गुना इतना बटे इतना होता है कि नहीं? एक ही नियम लगा दिए। अब 48 दूनी कितना? 96, राइट बच्चों? और इधर से कटाओ 12 से जाएगा क्या बच्चों? ये जा रहा है 2016 जा रहा है ना। अच्छा 2 से कटा के देखें हम, 2 से 0 कितना? 8, 1008 जाएगा ना, ये सही है। अब ये देख लीजिए, इकाई अंक से पकड़ लो, 8 में क्या गुना किया जाए जिससे हमको लग रहा है 36 जाएगा। क्या 36 जाएगा? इकाई अंक से पकड़ लिया 8 × 48 और आप 8 से गुना करो ना, शायद मिल रहा होगा। 8 × 64, अरे सॉरी 36 से गुना होगा ना। 28 गुना 36 करेंगे 1008 मिलना ही मिलना है, नो डाउट। तो आई थिंक हमको लग रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। साधारण नहीं है, 50 में खरीदे 60 में बेचे, कितने का फायदा हुआ, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। कहता है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? इफिशिएंसी से बनाया जाए। आइए एक्स है और वाई है। कहता है एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, वाई की तुलना में ज्यादा है। ये मतलब ये 100 है तो ये कितना है? 140। फिर आगे देखा जाए तो कहता है जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। जेड जो है वाई की तुलना में
जेड वाई की तुलना में 40% कम, यानी इससे 40% कम, तो सीधे हमको लगता है ये 60 हो जाएगा बच्चों, है या नहीं? ये सीधा 60 हो गया, क्योंकि 100 से तुलना करना है तो 100 से जैसे ही तुलना होता है तो प्रतिशत और संख्या तो दोनों सेम ही होता है। अब इसका मैं यदि रेशियो ले लूँ तो 20 सते 20 पचे और 20 तिया, एंड दिस इज द इफिशियंसी ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का क्या मिल गया हमें? इफिशियंसी मिल गया। अब आइए काम कैसे कैसे हुआ उस पर फोकस करिए। कहता है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, शेष कार्य के लिए कितने दिन में पूरा होगा? चलिए तो टोटल इफिशियंसी देखा जाए 7 5 12 12 3 15 इफिशियंसी से जब काम होता है तो काम 21 दिन चलता है, और टोटल काम में से जरा शेष काम को निकालेंगे तो 35 दिन का काम निकालते हैं। 35 दिन किसने किसने किया? वाई और जेड ने। तो वाई और जेड की क्षमता 5 3 8, और 8 इफिशियंसी से 35 दिन में इतना काम हुआ। जो काम हुआ उसको घटा दी, यही शेष काम बचा। अब शेष काम को किससे करवाना है? तो शेष काम को ए से करवाना है, ए से करवाना है। ए तो है ही नहीं, ओ ये एक्स होगा बच्चों, है ना? एक्स से करवाना है तो एक्स की क्षमता है कितना? 7, 7 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आइए 7 तिया 21, 15 तिया 45, माइनस 7 पचे 35 40। 5 आंसर है क्या बच्चों? आंसर 5 होना चाहिए। वेल, वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग भी समझ रहे होंगे, है ना? अगला प्रश्न देखो ये क्या कर रहा है। यदि 20x² माइनस 30x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 25x² प्लस 1/16x² का मान क्या होगा? अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन। आइए, आप सभी को मैं कई बार समझाया भी हूँ कि जब कभी भी द्विघात समीकरण का रूप लेता हुआ कोई क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ से सबसे पहले आपको इस स्टाइल में लिखना चाहिए। x² को इस तरफ, 1 को एक तरफ और x वाले को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बोले हैं, याद है आप लोग? अब देखो हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है बच्चों? आप कहोगे 5x का। ये किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे 4x है या नहीं? बताओ। यानी ये डाटा मिल जाए तो कहानी बन सकता है हम लोग का। तो यहाँ आपको 5x चाहिए, मतलब 4x से डिवाइड करना है, तो 4x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 4x से डिवाइड किए तो यहाँ क्या आ गया? 5x। यहाँ हो गया 1/4x, और यहाँ क्या हो गया? 30x/4x, राइट बच्चों? 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया? 15/2। यहाँ में क्या मिल गया? 15/2 मिला, राइट। अब इसका वैल्यू मिल गया, हम स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे मिल जाएगा। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा 1/16x², और ये हो जाएगा 2 × 5x × 1/4x, और इधर स्क्वायर हो जाएगा 225 बटे कितना? 4। इसका तो वैल्यू आपको पूछ ही रहा है, इसको इधर रहने दीजिए, बाकी को उधर लेके चले जाइए, आपका आंसर तैयार है। यानी 225/4 में घटा देना है 5/2, यही ना बच्चों? एलसीएम कितना? 4। 225 माइनस 10 यानी 215/4 है कहीं क्या? 215/4 यानी 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 53.3/4 है कहीं? 53.3/4, द आंसर इज दिस। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस होगी तो इतना फॉर्मूला तो नहीं लिखा जाता है ना? फास्ट आप काम कर लेंगे, सीधा स्क्वायर करेंगे, जो बचेगा उसको सीधा राइट साइड ले जाके माइनस कर देना है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में भी आप हिम्मत जुटाइए और देखिए कि क्या आपसे बन पा रहा है। कॉलेज के 60 विद्यार्थियों की औसत आयु की गणना 21 वर्ष की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक विद्यार्थी का आयु गलती से 24 का स्थान पर 54 वर्ष ले लिया गया। तब सभी विद्यार्थियों की वास्तविक औसत आयु क्या? बड़ा ही फेमस सवाल, बड़ा ही फेमस एकदम। तो चलिए देखते हैं। लेना था 21 और ले लिया, लेना था 24 और ले लिया कितना? 54। जरा देखते हैं कितना ज़्यादा लिया। तो आप कहेंगे 30 ज़्यादा लिया। इस 30 को एवरेज में बदल दिया जाए, कितने टोटल लोग थे? 60, मतलब 1/2 यानी 0.5, यानी 0.5 सभी में प्लस हो गया होगा गलत लेने की वजह से। तो 0.5 को माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। एवरेज 21 था, 21 में 0.5 को घटा दीजिए तो आंसर बच्चों दिल्ली ना 20.5। यस बिल्कुल सही। तो ये सवाल तो बहुत आसान था, नो डाउट। गुड। आई अगला क्वेश्चन ये रहा। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। कितना है? 32 वर्ष है। कंपनी के 60% कर्मचारी महिला हैं
तथा सभी महिला तथा सभी पुरुषों की औसत आयु के बीच अनुपात 6:7। तो सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी? सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी, यही पूछ रहा है। यहां सभी महिला और सभी पुरुषों की औसत आयु के बीच का अनुपात दे ही रखा है ना। यदि कंपनी में कुल 50 कर्मचारी हैं, ओके, तो 50 का 60 निकाल लेंगे। 50 का 60 कितना होना चाहिए? 30। यानी पता चला वहां महिलाएं 30 है तो मेन कितने होंगे? 20 होंगे, ये पता चल गया। और देखा जाए बच्चों, यहां कहता है सभी महिलाओं का जो औसत है वो कितना है? 6, सभी का ना। और सभी पुरुष का औसत कितना है? 7। औसत है इतना ना, एवरेज दिया हुआ है। यानी 30 का औसत क्या दे रखा है? 6। और 20 का औसत कितना मिल रहा है? 7। तो 30 छक्के बच्चों 180। और ये कितना? 140। 140 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों? 320 आ रहा है। 320 आ रहा है, राइट। यानी रेशियो में हमें मिल गया सभी का योगफल 320 और वहाँ कितना दे रखा है? 32। सभी का 32। तो टोटल 50 था, 50 गुणा 32, ये क्या चलेगा नहीं क्या? 32 से 32 10 बार में, यानी रेशियो 1 का मान हमें 5 मिल गया। रेशियो 1 का मान हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। आपसे पूछा था सभी पुरुष कर्मचारी का औसत, तो 7 बचे 35 आंसर आना चाहिए, तो आंसर इज ए। अच्छा सवाल है थोड़ा सा, नो डाउट। क्या सही है कोशिश? वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बच्चे भी समझ ही रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया? किस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है? तो संख्याओं 10 और 10 के बीच मध्यानुपाती क्या? क्या बात है, रेशियो का सवाल कितना घुमा के पूछा है। अभी तक सिंपल पूछता आ रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सवाल को तोड़ मरोड़ दिया है या नहीं? आपसे सवाल पूछता था, याद करिए कि सभी में क्या जोड़ा जाए जिससे समानुपात हो जाए, और ऑप्शन दिया रहता था, ऑप्शन से देख के भी चेक कर लेते थे कि क्या जोड़ने से समानुपात हो रहा है। यहाँ ऐसा हल कर दिया कि ऑप्शन से काम ही नहीं बनने वाला है, कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन से। आइए, तब दिमाग लगाने वाला तो ऑप्शन से दिमाग लगा ही सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। जैसा आपको लगता है कि क्या जोड़ा जाए जिससे कि समानुपात हो जाए, ऐसा दिमाग में हिट करेगा, सोचने में थोड़ा तकलीफ होगा बच्चों को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि यूज़ करेंगे बच्चा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही कहेगा ना कि सभी में x जोड़ा जाए, यस, और 16/x, और इससे क्या हो जाएगा फिर? ये 22 + x और यहाँ हो जाएगा 32 + x। यही तो हुआ, सभी में x जोड़ने से चारों नंबर क्या हो गया? समानुपाती हो गया। मतलब फर्स्ट 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर का अनुपात जो है वो आपस में बराबर हो। यदि आप क्रॉस गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 प्लस कितना? 10x, और ये हो जाएगा 32x और प्लस x² बराबर। फिर ये दोनों जब गुणा करेंगे, 16 गुणा 22 करेंगे, 16 गुणा 32, बाकी 3, 16 32 352 क्या? देखते रहना बच्चों तुम लोग भी। ये 16x और ये कितना? 22x और ये कितना? x²। x² से x² की कहानी खत्म। सही है बच्चों? 32 10 कितना? 42, और यहाँ कितना? 38 और 42 का अंतर 4, 4x बराबर। और इस दोनों का अंतर कितना? 32, 4 8 x का मान हमें मिल गया 32। तो बहुत ज़्यादा यदि फास्ट जोड़ गुणा जोड़ घटाओ यदि बच्चे को करने आ रहा है तो शायद फास्ट निकाल सकता है x का। x निकल गया, कहानी खत्म। 8 1 8 या 24 1, यानी 1 नंबर 8, 1 नंबर 25। इसका मध्यानुपात पूछा था। मध्यानुपात क्या होता है जानते हैं? √A गुना b, यानी 9 गुणा 25, 9 का 3, 25 का, या फिर 225 का सीधे बोलो 15, या 5 या 15 कर लीजिए। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जो आपको करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं AD तथा BC को बिंदु P पर मिलने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, और भुजाएं DC और AB आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु Q पर मिलती है। यदि कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण ABC बराबर 72 डिग्री, तो दिस एंड दिस का मान क्या होगा? आइए, सबसे पहले चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चे? आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष परिधि पर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो? परिधि पर हो, तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होता है? चक्री चतुर्भुज। आइए
आइए देखते हैं कुछ क्या कह रहा है बच्चों। नाम है ABCD और कहता है AD और BC को बिंदु P पर मिलने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ओके, ABCD ऐसा मैंने नाम लिखा। कहता है AD और BC को बढ़ाइए, AD को भी बढ़ाइए और क्या करो बच्चों, BC को भी बढ़ाइए। तो कहीं जाके मिलेगा ना, ये किस पे मिल रहा है, P पर। फिर कहता है भुजाएं DC और AB को बढ़ाइए, DC को बढ़ाइए, DC इधर बढ़ेगा तो DC को बढ़ाना है और किसको, AB को। तो कुछ इस तरह से बच्चों थोड़ा सा हल्का टिल्ट होता तो ज़्यादा आपको समझ में आता, मतलब समझ जाइए ना। इस दोनों को ऐसे आगे बढ़ा के यहाँ भी क्या करना है, हमें मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। चलिए बहुत दूर जाके मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, है कि नहीं। फिगर थोड़ा ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसे हल्का टिल्ट होता तो ये ऐसे और ये ऐसे जाके मिल जाता, राइट, कोई बात नहीं। चलिए सवाल बनाने से मतलब है ना। और ये कहाँ पे जाके मिला है, Q पर जाके मिला। इसका नाम क्या हो गया, Q। कोण A का मान कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री, वेरी गुड। और कुछ, कोण ABC 72 डिग्री, कोण ABC यानी ये कोण भी कितना, 72 डिग्री। आगे अब कहता है कोण DPC दैट इज दिस कोण, और कोण BOC, कोण BQC है, कोण BQC यानी ये कोण। इस दोनों कोण का अंतर पूछ रहा है, राइट। आ जाओ बच्चों, देखो सबसे पहले तो ये कोण तुरंत पता चल जाएगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बोलिए 72 और 60 मिलके कितना, 132। 132 में क्या जोड़े जिससे 180 हो, 48, वेरी गुड। ये एंगल पता चला, ये एंगल पता करते हैं। ये एंगल यदि पता करना हो बच्चों तो कैसे पता करोगे, बोलो। ये दिश एंड दिश आगे बढ़ा, ये एंगल कैसे पता चलेगा, क्या बोल रहे हैं, ये एंगल कैसे पता होगा, कौन सा, D पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, ये ऐसे त्रिभुज का निर्माण हुआ है कि नहीं, दिश ये एक त्रिभुज है ना बच्चों, ये पता चल जाएगा बहुत आसानी से। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोणों का योग 180 यानी ये कितना होना चाहिए, 160, राइट। तो ये 60, ये 160 बच्चों दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 168, 168 तो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। 68 में 12 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 12 डिग्री। इस दोनों का अंतर पूछा, 48 में 12 घटाओ तो 36 है, आंसर 36। तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ गए होंगे, है ना। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, राइट। चलिए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या 30 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या करें। यहां से रीजनिंग आ गया बच्चों, है ना। और रीजनिंग किसका है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आइए, नो डाउट आपके पास कथन दिया गया है और इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष को पकड़ना है बच्चों। एक चीज बस इतना ही ध्यान रखना, जिस 2 लेटर के बारे में पूछा जाए, MQ N ग्रेटर देन L ग्रेटर देन P लेस देन K, ऐसा बहुत सारा लेटर है, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपसे पूछ रहा है M और N के बारे में रिलेशन बताओ, निष्कर्ष में M और N दिया है, तो हम M और N के बारे में निष्कर्ष तभी बता सकते हैं जब ये जो इनइक्वालिटी है एक जैसा चल रहा है। मतलब यदि ये लेस देन है तो लेस देन होता चला जाए, ग्रेटर है तो ग्रेटर चला जाए। बीच में जैसे ही मूव हुआ इसका मतलब दोनों में निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। जैसे आपसे हम पूछें M और L के बारे में क्या निष्कर्ष बताया जा सकता है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि बीच में दिस हो गया, ऐसे चल रहा था लेकिन बीच में ऐसा हो गया, कभी नहीं। हम पूछेंगे बच्चों बताओ क्या N और K के बारे में बताया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन यहाँ लेस देन हो गया, नहीं बता सकता है। हम पूछेंगे बताओ L और K के बारे में बता सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ग्रेटर देन या लेस देन, नेवर, एक जैसा होना चाहिए। अच्छा मैं पूछूं क्या N और P के बारे में बता सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर देन ही है, रिलेशन आ सकता है। तो चलिए इसी को ध्यान में देखते हुए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ देखिए M और Q के बारे में पूछा है, M और
क्यू के बारे में, क्या बीच में कहीं इनइक्वालिटी चेंज हुआ? यस, यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन हो गया। दैट मीन्स कभी मैं निष्कर्ष यहाँ नहीं बताया, वो गलत हो जाए। निष्कर्ष ही नहीं बता सकते हैं, कहानी खत्म। फिर बच्चों यहाँ देखो निष्कर्ष 2, क्यू और एम में देखना है। क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, यहाँ भी तो चेंज हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दोनों गलत हो रहा है क्या बच्चों? ठीक ठाक है ना? एम और क्यू के बारे में पूछा था और क्यू और एम के बारे में पूछ रहा है भाई, गलती तो है 100%, निष्कर्ष बता ही नहीं सकते, राइट? अच्छा एक चीज बच्चों, थोड़ा सा धैर्य कर एम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। पहला क्या था? एम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, और दूसरा क्या है? क्यू लेस देन एम। तो आप एक बात बताओ, 3 नंबर है, एक एम है, मतलब एम और क्यू के ही बारे में दोनों में कहा गया, एम और क्यू के बारे में ही दोनों में कहा गया। तो एम और क्यू के बारे में यदि मैं बड़ा छोटा के बारे में पूछूं तो आप क्या क्या कंडीशन क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है एम ग्रेटर देन, या तो हो सकता है बराबर, या तो हो सकता है लेस देन, यही 3 हो सकता है। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन दिख रहे हैं। कहता है एम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, है या नहीं? एम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, और यहां कह रहा है क्यू लेस देन एम। अच्छा, क्या ये तीनों कंडीशन वहां पे मिला है बच्चों? सर इसमें 2 ही कंडीशन बोल रहे हैं। एक बात बताओ ना, पहले एम बड़ा है क्यू से, यहां एम क्या हो गया? बड़ा ही है, छोटा वाला तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब गलत है। अच्छा, यदि ये दोनों कंडीशन मिल जाता तब तो हमारा आइदर और मिल जाता, या तो वो होगा या तो ये होगा, है या नहीं है? तो यहाँ पे वो दोनों कंडीशन ना देने के कारण ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यही बात सेम रिपीट किया यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ कह रहा है एम बड़ा है क्यू से, यहाँ कह रहा है एम बड़ा है क्यू से, एक ही बात है। यहाँ बराबर भी कर दिया बीच में, राइट? जब ये गलत हो गया तो ये तो कन्फर्म गलत होना ही होना है, दैट इज दोनों गलत हो जाएगा। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए क्या कहता है। ये आपका कथन दिया है, निष्कर्ष पाइए। भी और एस देखिए कहाँ है, भी यहाँ, एस यहाँ, क्या दोनों के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हुआ है? यस, चेंज हो गया। यहाँ देखिए ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता है बच्चों, राइट? भी और टी के बारे में देखिए, भी और टी के बारे में निकल सकता है, कहीं चेंज, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। भी और टी के बारे में, भी ग्रेटर देन है यू से और यू टी के बराबर है, मतलब भी ग्रेटर देन टी से भी हो रहा है, मतलब दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया हमारा? सही हो। तो दूसरा निष्कर्ष सही, केवल 2 का मतलब क्या? आंसर कौन सा लगाएंगे? बी नंबर लगाना चाहिए, यस। फिर अगले को देखा जाए तो क्या, यहां देखो कथन दिया गया है, सी और ए में देखो, सी यहां और ए यहां, क्या बीच में चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है ना, तो रिलेशन निकाला है, सी बड़ा है डी से। और देखो इस तरह से देखा जाए तो सी बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, है या नहीं है? तो सी क्या बड़ा है ए से? बिल्कुल सही तो है, सी बड़ा है किसे? सी कन्फर्म बड़ा है बच्चों ए से, राइट? दूसरा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए बड़ा है सी से, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी पहला यहां सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, राइट? फिर अगला देखो तो ये क्या कह रहा है? अच्छा, साइलोजिज्म का सवाल है। साइलोजिज्म के सवाल को देखा जाए, ये क्या कह रहा है? हमारे पास कथन दिए, यस, यहाँ कथन है, कुछ जीत ट्रॉफी है। आइए, कुछ जीत हमारा क्या है? कुछ जीत हमारा क्या है? ट्रॉफी है बच्चों, ऐसे बना लिया हमने फिगर, ध्यान से देखते जाना। कुछ ट्रॉफी कप है और कुछ ट्रॉफी क्या है? कप है, ओके। और कोई कप इनाम नहीं है, कप और इनाम में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे, नहीं वाले को याद रखनी, यानी इस दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब निष्कर्ष पे यदि मैं आ जाऊं तो निष्कर्ष पहला क्या कर रहा है? कम से कम कुछ कप जीत है, कम से कम कुछ कप जीत है। ये कैसे भाई? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कह रहा है कम से कम होना ही चाहिए, वो कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सभी इनामों के ट्रॉफी होने की एक संभावना है, सभी इनामों के ट्रॉफी होने की संभावना है, हो भी सकता है, नहीं। देखिए, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं कहा गया,
यानी इनाम की बाउंड्री कप को टच नहीं करना चाहिए। इनाम की बाउंड्री ट्रॉफी को तो टच कर सकता है, सारा का सारा इनाम भी इसमें जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता है। तो उसने एक वर्ड यूज किया, सभी इनामों के ट्रॉफी होने की संभावना है, तो पॉसिबिलिटी तो हो ही सकता है। संभावना यूज कर दिया, इसका मतलब वो सही है। यदि कन्फर्म बोलता तब गलत कर देते, पॉसिबिलिटी है इसलिए वो सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष यहाँ कौन सा, केवल 2। आंसर कौन सा बच्चों, केवल 2, यानी बिहार लगाना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कोई परत कोट नहीं है, एक परत है और कोई परत क्या कहा, कोट नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई कंटेक्ट नहीं। सभी कोट जमा है और सारे कोट क्या है हमारा, जमा है, और सभी जमा चादर है, सारे जमा क्या है, चादर है। राइट बच्चों, परत और कोट में ध्यान दीजिएगा, कोई कंटेक्ट नहीं होने बोला है। निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष पहला क्या कहता है, सभी कोट चादर है, सारे कोट चादर हैं, ये तो हमको लग रहा है सही है। ऑफ कोर्स ये तो वेरी सिंपल, सारे कोट चादर हो रहे हैं। सभी जमा कभी भी परत नहीं हो सकते, सभी जमा कभी भी परत नहीं हो सकते। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा ये परत है और ये कोट है, परत और कोट में कोई संबंध नहीं बताया गया, परत और कोट में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या कर रहा है, सभी जमा कभी भी परत नहीं हो सकता है, सभी जमा, ये पूरा एरिया हमारा बच्चा क्या है, जमा का, और कहा सारे जमा कभी भी परत नहीं हो सकते। ये तो लग रहा है सही है, यस और नो, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये परत और कोट में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी इतना सा जो जमा का एरिया है वो कभी भी परत नहीं हो सकता है। वही तो कह रहा है, सभी जमा कभी भी परत नहीं हो सकते हैं, मतलब ये दूसरा हमारा क्या है, सही है ना बच्चों। यानी यहां दोनों सही, कौन सा ऑप्शन मारोगे, दिल्ली, डी नंबर, वेरी गुड। ओह सॉरी, ई, दोनों निष्कर्ष सही है, मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, ई नंबर, राइट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है, कथन कहाँ है, कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, कुछ फ्लैट क्या है, कुछ फ्लैट को अपार्टमेंट बना लेते हैं, राइट। कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, अपार्टमेंट और हॉल में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अपार्टमेंट और हॉल में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। क्या कहा, कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, कुछ हॉल कमरे हैं। अच्छा, इस दोनों में कहा कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और कुछ हॉल क्या बता रहे हैं, कमरे, कुछ हॉल क्या है, कमरे, राइट बच्चों। आइए निष्कर्ष पाते हैं। कहता है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है, कम से कम कुछ कमरे क्या है, फ्लैट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज रॉन्ग। दूसरा, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं। भाई इसमें और इसमें रिस्ट्रिक्शन बताया था, इसमें और इसमें कुछ नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहा कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये इसको टच भी कर सकता है, दैट इज, ये भी क्या हुआ, गलत, दोनों गलत हो गया ना, दोनों गलत, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आंसर लगाएंगे आप कौन सा, डी। तो ये था बच्चों इस सवाल का आंसर। और अगला देखते हैं क्या है, 19वां प्रश्न क्या कर रही है, कथन देखो क्या है, कुछ जीत ट्रॉफी है, लगभग वही चीज है, कुछ जीत को क्या बनाना है बच्चों, ट्रॉफी बना लीजिए। और क्या कहता है, कुछ ट्रॉफी कप है, कुछ ट्रॉफी को क्या बनाना है, कप बनाना है, और कोई कप इनाम नहीं है। सेम है लगता है जो पहला था, है ना। और ये क्या है, कुछ को क्या बनाना है बच्चों, कोई कप इनाम नहीं है, यानी इस दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष माइए, पहला, कोई ट्रॉफी इनाम नहीं, कोई ट्रॉफी इनाम नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट इज गलत। दूसरा, कोई इनाम जीत नहीं, कोई इनाम जीत नहीं, ये भी तो गलत, ये भी गलत। कोई भी इनाम जीत नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों गलत, मतलब कौन सा, डी नंबर, आंसर इज डी, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, 20वां प्रश्न देखो क्या। एक निश्चित कोड भाषा में टा का से का मतलब है देयर आर बुक्स, रे टा टी का मतलब है बुक्स टेक देयर, तथा टी हा का मतलब है टेक देम। तो निम्नलिखित में से हा का मतलब क्या है, हा पहले यहाँ दिख रहा है हमें, हा यहाँ दिख रहा है बच्चों, और टी और हा का ये कोडिंग है।
लेकिन हा का देम है कि टेक है ये पता नहीं चल रहा है। यदि मैं टी का ही कंफर्म पता कर लूँ तो हा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। टी देखते हैं कहीं है, और टी देखा जाए तो यहाँ टी मिला बच्चों, और कहीं टी मिल रहा है क्या? और टी इसी में मिल रहा है। यानी इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, ठीक है। रे टा टी का कोडिंग ये है बच्चों, और टी और हा का ये कोडिंग है। तो अब इस दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? क्या कॉमन मिल रहा है? टेक। यानी टी का हम पता कर लिए कि टी का क्या होगा, जो यदि इस दोनों में एक कॉमन है तो राइट साइड भी एक कॉमन होना चाहिए। तो टी का कॉमन क्या पता चलेगा? टेक। टेक है ना दोनों में, यहाँ भी टेक यहाँ भी टेक, मतलब टी का कोडिंग चला गया टेक। इसका मतलब जो रेस्ट बचा वो किसका होगा? हा का हो जाएगा। यानी हा का क्या होना चाहिए? टेक। राइट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी आज के इस 20 प्रश्नों का संग्रह जो आपके लिए मैंने लाया वो बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। सारा प्रीवियस क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के थे, और कुछ क्वेश्चन इसमें से आपके आरबीआई बैंक, आरबीआई असिस्टेंट करके जो बैंक की एग्ज़ाम होती है उसके प्रश्न थे। और मुझे विश्वास है कि यदि आप ध्यान से एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही बच्चों आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, और एक दिन ज्ञान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सफलता भी आएगी। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।